तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो ये वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, यानी उत्तराखंड का जो पंचायती राज एक्ट है 2016 का, उससे संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको कैसे तैयार करना है और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पहली बात ये ध्यान रखना, ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, यानी एक आज एक कल आएगी इसका, और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बात मुझे आपसे कहनी है कि जो आप लोग इसका जो मैंने पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन पढ़ाया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाया था, वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान वाला पोर्शन वहीं से आएगा इस टॉपिक का, ठीक है। यानी महिलाओं या अन्य वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान पंचायतों में है, राज्य चुनाव आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उसी टॉपिक से आने हैं। यहाँ से सिर्फ हम उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट देखेंगे और इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से आपने तैयार करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लेना, एक बहुत कीमती आपका ये चैप्टर होगा। कल हमने संडे लाइव क्विज किया था, उसमें दो क्वेश्चनों पे आपको करेक्शन करना है। एक बर्मी बुग्याल आप रुद्रप्रयाग करना, ठीक है। वो टिहरी बताया था मैंने उसमें लाइव क्विज में, उसको बर्मी बुग्याल को रुद्रप्रयाग करना, नाहन पर्वत श्रृंखलाओं को आप हल्द्वानी करना, हरिद्वार की जगह, ठीक है। वो पूछना था हल्द्वानी के निकट, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया हरिद्वार के निकट, ठीक है। तो दो चीजें आप लोग सही कर लेना। देखिए, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम यानी पंचायती राज एक्ट आप लोगों का है, और सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस ईयर में बना था। तो आपको पहला क्वेश्चन यही आएगा, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2016 में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फैक्ट है, ठीक है। अब एक्ट मतलब एक प्रकार का कानून होता है, सरकार के द्वारा जो बनाया गया होता है, उसमें अलग अलग प्रावधान होते हैं, उसी के तहत आपका क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो एक्ट है 143 पेजेस का ये एक्ट है पूरा का पूरा। अब पूरा मैं आपको लिखा दूं पढ़ा दूं कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके 2 क्लास में इसको एंड करूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके तैयार करवा सकूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखना, उत्तराखंड के जो पंचायती राज अधिनियम है, इसमें कितने भाग हैं? 6, और इसमें कितने अध्याय हैं? 25, ठीक है। भाग कितने हैं इसके अंदर पूछता है उत्तराखंड के पंचायती राज अधिनियम में, तो भाग 6 हैं। अध्याय कितने हैं इसके अंदर? चैप्टर, तो ये है 25, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हम लोगों की किताब होती है ना, उसमें भाग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसी ऐसे प्रकार से होते हैं, यानी यूनिट जिसको आप कहते हैं। तो यूनिट 6 हो गए, उस यूनिट के अंदर एक एक चैप्टर होता है, उसको अध्याय बोल दिया है, ठीक है। तो कितने भाग हैं? 6, अध्याय 25 हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए वन लाइनर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इसका जो डिटेल है संवैधानिक प्रावधान वाला वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसी को लेते हुए हर राज्य सरकार अपना एक अधिनियम बनाती है, एक्ट बनाती है, उसी के क्रम में उत्तराखंड ने भी ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग, हम लोग शुरू करेंगे ग्राम सभा से। पहला क्वेश्चन लिखना, ग्राम सभा का गठन कौन करता है? ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार को है उत्तराखंड में, ठीक है। यानी राज्य सरकार करती है, इसी का निर्णय अंतिम होता है, भले ही राज्यपाल के द्वारा उसकी अधिसूचना निकाली जाएगी। तो राज्य सरकार इसका क्या करेगी? गठन करेगी, और अंतिम इसका क्या होगा, कौन ग्राम सभा होगा या कौन नहीं होगा, इसका ये अंतिम निर्णय होगा। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ग्राम सभा का गठन राज्य सरकार करती है और इसका निर्णय अंतिम होता है, पहला फैक्ट है। दूसरा आपको याद रखना है कि इस ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जिसका नाम वहां के निर्वाचक नियमावली में है। यानी इस ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं अगर पूछता है, तो प्रत्येक वयस्क जो वहां की मतदाता सूची में क्या है, जिसका नाम है। प्रत्येक वयस्क मतलब जिसका 18 साल या उससे ऊपर की उम्र है और उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। प्रत्येक वयस्क मतलब 18+ है। प्रत्येक वयस्क जिसका वहां की मतदाता सूची में नाम, वहां की मतदाता वोटिंग लिस्ट जो होती है, मतदाता सूची में नाम हो, ठीक है। ये क्या होता है? प्रत्येक ग्राम सभा का सदस्य होता है। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक जो ग्राम सभा होती है प्रति वर्ष उसकी कितनी बैठकें होती है? तो अगर आपसे पूछता है तो 4 बैठकों का इस एक्ट में प्रावधान किया गया है, हर 3 महीने में एक बैठक होगी। तो लिखो, प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक, यानी कितनी बार इन लोगों की बैठक होती है? तो क्या लिखोगे? वर्ष में 4 बार। वर्ष में
4 बार इसकी क्या होती है, बैठक होती है। और ये क्या है, प्रति मतलब तिमाही में, त्रैमासिक आधार पे, त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में आधार पर होती है। ठीक है, कम से कम एक 3 महीने में एक बैठक करते हैं और एक साल में 4 बार क्या करते हैं, अपना बैठक बुलाते हैं। इसको ध्यान रखना। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, वहां का ग्राम प्रधान करेगा। तो बैठक जो होती है उसके नीचे लिखो उसका अध्यक्ष कौन होगा, ग्राम सभा मतलब ग्राम प्रधान उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बैठक का अध्यक्ष लिख लीजिए, प्रधान होगा वहां का, जो ग्राम प्रधान जिसको बोलते हैं। ये हो गया, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं ऊपर इरेज करूंगा। नेक्स्ट आपने लिखना है ग्राम सभा की आहूत बैठक हेतु, यानी ग्राम सभा जो होती है उसकी जो बैठक बुलाई जाती है उसके लिए गणपूर्ति कितनी होती है, यानी कोरम कितना होता है। गणपूर्ति का मतलब कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए ताकि वो बैठक को किया जा सके। तो लिखो ग्राम सभा की आहूत बैठक हेतु गणपूर्ति, ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ग्राम सभा की बैठक हेतु, की बैठक हेतु क्या बोलना है, गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब होता है कोरम। कोरम मतलब मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए तभी बैठक संभव होगी। तो ये जो गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/5 है, यानी ध्यान रखना जितने कुल वहां की ग्राम सभा में सदस्य हैं, कुल सदस्यों का 1/5 सदस्य। ठीक है, तब वहां की बैठक हो सकती है। सपोज किसी ग्राम सभा में 100 मेंबर हैं, उसको डिवाइड कर दो आप 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 20 मेंबर उस टाइम पे वहां पे एटलीस्ट उसकी बैठक में होने चाहिए, तभी ग्राम सभा की क्या बुलाई जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी, अन्यथा नहीं। तो कुल सदस्यों का आपको 1/5 लिखना है, ऑब्लिक आधे परिवारों का प्रतिनिधित्व, आधे परिवार का प्रतिनिधित्व, मतलब एक न एक परिवार से जो मतलब कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए वहाँ के पूरे ग्राम सभा के मतलब जितने भी परिवार हैं इनमें से जो भी होगा, कुल सदस्यों का 1/5 भी कह सकते हो आप। ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं उसका आधे परिवार का प्रतिनिधित्व तो ग्राम सभा की क्या होती है, बैठक के लिए होता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा वर्ष में 4 बार इसकी बैठक हो सकती है, लेकिन कभी अगर इमरजेंसी पड़ गई, कोई केस आ गया और हमें असाधारण कंडीशन में बैठक बुलानी है, यानी एबनॉर्मल कंडीशन है, हमें बैठक की जरूरत है, तो उस समय क्या होगा, जो ग्राम प्रधान होगा वो कोई जो विहित अधिकारी होगा, जिस लेवल के अधिकारी से वो परमिशन ले सकता है, उससे लेने के बाद इनको जो बैठक करानी होगी वो उसको सूचना मांगने के 30 दिनों के अंदर ये बैठक करानी होती है। वैसे इतना नहीं आता है, उसके लिए भी गणपूर्ति 1/5 है, इतना आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसको यही वाला पॉइंट याद रखना कि बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होती है और असाधारण परिस्थिति में 30 दिनों के अंदर इसकी क्या हो सकती है, बैठक हो सकती है, भाई उतना आएगा नहीं। ठीक है, अब लिखना आपने बाई चांस कभी बैठक स्थगित हो गई यानी पोस्टपोन्ड होगी और आधे से चल रही थी, किसी कारण से पोस्टपोन होगी, फिर उसको बैठक करवानी है, तो उस कंडीशन में जो गणपूर्ति होगी उसका नंबर बदल जाता है, वहां पर हो जाता है 1/10 अथवा 1/4 परिवार। ठीक है, देखो लिखो स्थगित बैठक के कंडीशन में, स्थगित बैठक होने पर मतलब कोई मतलब बैठक है वो स्थगित होगी, पोस्टपोन होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोग ध्यान रखना, होने पर गणपूर्ति। वैसे पूछेगा आपसे सिर्फ ऊपर वाला जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, 1/10 सदस्य उस ग्राम सभा की या 1/4 परिवारों का प्रतिनिधित्व, जो भी कहते हैं परिवारों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो उसमें होना चाहिए। वैसे ये नहीं पूछेगा आपसे, ये वाला आप लोगों ने लिखना, ग्राम सभा के लिए जो गणपूर्ति है, कोरम है बैठक के लिए, वो कितना होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो ग्राम सभा अपनी सिफारिश व सुझाव किसको भेजती है, ये क्वेश्चन लिखो, ग्राम सभा अपनी सिफारिश व सुझाव किसको भेजेगी, ग्राम सभा अपनी सिफारिश ऑब्लिक सुझाव, सिफारिश ऑब्लिक सुझाव ये किसको देती है, अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है तो ये किसको देगी, ग्राम पंचायत को। ठीक है, अपने से ऊपर ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को अपनी सिफारिश या सुझाव भेजती है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखो कोई क्षेत्र है, जैसे कोई एरिया है, क्या उसको पंचायत बनाया जाए या ना बनाया जाए, इसका निर्णय कौन करता है, राज्य सरकार करता है। यानी किसी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। नेक्स्ट पॉइंट को, किसी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित करती है राज्य सरकार, कि कौन सा क्षेत्र पंचायत होगा या नहीं होगा। किसी क्षेत्र को
पंचायत क्षेत्र घोषित, पंचायत क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को, यानी राज्य सरकार को है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और वो क्या करती है, किसी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है और किस आधार पे करेगी? यानी कोई ऐसा इलाका जो हिल इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां अगर 500 मेंबर हैं तो उसको कर सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 1000 मेंबर पे वो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो ऐसा लिखो, पर्वतीय क्षेत्र हेतु, पर्वतीय क्षेत्र हेतु, और यहाँ लिखो मैदानी क्षेत्र हेतु, यानी जो प्लेन्स का इलाका है। पर्वतीय क्षेत्र में 500 तक वो किसी क्षेत्र को क्या कर सकती है? पंचायती क्षेत्र, जबकि मैदानी इलाकों में 1000 या उससे ज़्यादा की जनसंख्या वाले इलाके को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब बताइए पंचायत कैसी होती है? उसमें बहुत ज़्यादा ग्राम सभा या ग्राम सभाएं मिलकर पंचायत का निर्माण करती है। तो किसी पंचायत से ग्राम सभा या सभाओं को हटाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, किसी क्षेत्र से यानी किसी पंचायत क्षेत्र से ग्राम सभा को शामिल करना, उसको हटाना या उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को। लिखो, किसी पंचायत क्षेत्र में, किसी पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा या सभाओं को, ग्राम सभा या सभाओं को शामिल करना, उसको इंक्लूड करना, उसको क्या करना? हटाना, या उसका नाम परिवर्तन, उसके नेम में परिवर्तन कर दिया, ये कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये करने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला लिखो, ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य कौन होता है? यानी उस पद का जो सदस्य होगा, इसको लिखना, किसी क्षेत्र को आपने इसको लिख लिया होगा, किसी पंचायत क्षेत्र को ग्राम सभा में शामिल करना, हटाना या नाम परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को है, ऐसे लिखना। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने लिखना है, ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य, यानी उसका पद उसी के लिए बना होगा। ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य, यानी ये कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। ग्राम प्रधान होता है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका पदेन सदस्य अपने आप में ग्राम प्रधान होता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज का फैक्ट है वो लिख लो आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ग्राम पंचायत में सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ग्राम पंचायत में सदस्य, ग्राम पंचायत में सदस्य, ठीक है, सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये क्या हो सकती है संख्या? एक प्रधान प्लस 7 से 15 सदस्य, 7 से 15 सदस्य तक किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्य हो सकते हैं। यानी प्रधान के साथ साथ 7 से 15 तक, कहीं 7 होंगे, कहीं 8 होंगे, कहीं 9 होंगे, हर पंचायत में अलग अलग होंगे, लेकिन ये 7 से 15 तक सदस्य हो सकते हैं। अब ये 7 से 15 तक कैसे होंगे? आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे कहीं की जनसंख्या 1000 तक है तो वहां 7 मेंबर होंगे, जबकि 5000 से ऊपर है तो वहां 15 सदस्य से ऊपर 15 सदस्य तक होंगे। यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। तो आप लोग लिखो, जैसे 7 लिखा ना, यहाँ पे लिख दो आप 1000 तक, यानी जहां की जनसंख्या 1000 है वहां 7 सदस्य होंगे प्रधान के साथ, और 15 जहां लिखा आपने यहाँ 5001 लिख दो प्लस, यानी 5001 से प्लस 5001 है उससे ऊपर जो होंगे वहां पर अपने आप में 15 सदस्य होंगे। इसको इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है, इंपोर्टेंस को फैक्ट करना है। नेक्स्ट आपने लिखना है, ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होती है? ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र, सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र ये होती है अपने आप में 21 ईयर, यानी 21 वर्ष के अगर आप हैं तो आपकी ग्राम पंचायत की आपको सदस्य मिल सकती है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आता है आपका, ग्राम पंचायत का गठन या पुनर्गठन कौन कर सकता है? वो कर सकती है राज्य सरकार। ग्राम सभा अलग होती है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का गठन ऑब्लिक पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चर कौन सकती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार इसका क्या कर सकते हैं? गठन या पुनर्गठन कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या आता है? आरक्षण का प्रावधान। मैंने आपको बताया था 243 का डी, यानी
मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाया था मैंने, पंचायतों में आरक्षण किस में है, 243 के डी में है। उसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने भी अपने एक्ट में प्रावधान किया है कि इनको आरक्षण दिया जाएगा, एससी को, एसटी को, ओबीसी को और महिलाओं को। ओबीसी वाला जो था संविधान नहीं कहता है, लेकिन संविधान कहता है राज्यों पे डिपेंड करेगा, तो ओबीसी को यहाँ दिया गया 14% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिखो पंचायत में आरक्षण, पंचायत, ये मैंने आपको सब पढ़ाया है। ठीक है, वहां कहा संविधान वाला वीडियो देखना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दोनों पार्ट। पंचायत में आरक्षण किसको है यहाँ, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को, इन सबको यहाँ क्या है, आरक्षण है। ये मैंने आपको आरक्षण वाला पॉइंट समझाया था। ओबीसी के नीचे लिखो 14% से अधिक नहीं, से यानी कुल सीट का 14% से ज़्यादा इनको नहीं दिया जाएगा, अधिक नहीं। जबकि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए जो पंचायतों में आरक्षण है वो 50% है। ठीक है, कितना है महिलाओं को आरक्षण पंचायत में, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, जबकि ओबीसी को 14% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और एससी और एसटी को उनकी टोटल जनसंख्या, यानी टोटल जनसंख्या में एससी और एसटी का क्या रेशियो है, उसी हिसाब से हम लोग इनको पंचायतों में भी क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब आता है ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है वो कौन कराता है, लिखो पंचायतों का चुनाव ये कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्या लिखोगे, राज्य यानी स्टेट, राज्य इलेक्शन कमीशन, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। राज्य निर्वाचन आयोग इसका क्या करता है, चुनाव कराता है, और यही क्या करेगा, मतदाता सूची भी जारी करेगा। लिखो पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची भी कौन तैयार करता है, सूची तैयार करने वाला कौन है, राज्य चुनाव आयोग ही इसके लिए मतदाता सूची तैयार करता है। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, पंचायत चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है, लिखो ये कल मैंने कम्युनिटी में डाला, 90% बेहोश थे उसमें। चुनाव तिथि घोषित कौन करेगा, ये जो चुनाव की तिथि घोषित होती है ये करती है राज्य सरकार। ध्यान देना, चुनाव की तिथि राज्य सरकार घोषित करती है, किसके परामर्श से, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। यही क्वेश्चन दिया था मैंने और सब इसको लगा रहे थे, जबकि चारों ऑप्शन कोई नहीं पढ़ रहा था। तो चुनाव तिथि घोषित करने का काम जो है, आप क्या लिखोगे इसकी चुनाव की तिथि घोषित करने का, राज्य सरकार, ब्रैकेट में लिखोगे राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो लिखो इसकी तिथि घोषित राज्य सरकार, और ब्रैकेट में लिखो राज्य इलेक्शन कमीशन के परामर्श से, यानी ये परामर्श देगा और उसी के अकॉर्डिंग वो तय करेगी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से क्या करते हैं, चुनाव की तिथि घोषित करते हैं, इसको ध्यान रखना। अब याद रखना ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल वाले क्वेश्चन में भी मैक्सिमम लोग क्या थे, बेहोश थे। कार्यकाल, कार्यकाल लिखोगे प्रथम बैठक से, जिस दिन पहली बार बैठक हो रही है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, यानी इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और काउंट कब से होगा, जिस दिन उसकी प्रथम बैठक हो रखी है वहां से 5 वर्ष तक ग्राम पंचायत क्या करती है, अपना कार्यकाल पूरा करती है। और सिर्फ ग्राम पंचायत का कार्यकाल नहीं है, सदस्यों का भी है। ठीक है, पंचायत प्लस सदस्यों का लिखो, सदस्यों का कार्यकाल है क्या है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। इस पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो लास्ट आता है, ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान किसको त्याग पत्र देते हैं, इस चीज को याद रखना। तो लिखो ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान त्याग पत्र देते हैं। ग्राम पंचायत में प्रधान ऑब्लिक उप प्रधान त्याग पत्र किसे देते हैं, डीपीआरओ को, डीपीआरओ, यानी इसको लिखो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जिला पंचायत राज अधिकारी। और बाई चांस किसी केस में इसने 15 दिन तक स्वीकार नहीं किया इनका त्यागपत्र, तो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, त्यागपत्र माना जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखो 15 दिनों के अंदर स्वतः स्वीकार माना जाएगा, 15 दिनों में स्वतः स्वीकार क्या किया जाएगा, माना जाएगा त्यागपत्र। ठीक है, ये थे आपके ये वाले फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट देखो आप लोग, जो नेक्स्ट फैक्ट आते हैं वो देखना है। ठीक है, और इस एक्ट को ऐसे ही आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान में आपको पढ़ा चुका हूं और बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन वहां से आने की संभावना ज्यादा है। इससे आएगा तो हल्का फुल्का क्वेश्चन आएगा, वही हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपका फैक्ट आता है वो लिख लीजिए, ग्राम पंचायत हेतु नियत प्राधिकारी कौन होता है, इसका मेन कौन होता है, डीपीआरओ। ग्राम पंचायत हेतु
ग्राम पंचायत हेतु नियत प्राधिकारी, नियत प्राधिकारी कौन होता है? डीपीआर होता है, इसको ध्यान रखना, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर का मतलब जिला पंचायत राज अधिकारी, इसका नियत प्राधिकारी होता है, इसको ध्यान रखना। अब एक बात याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बाई चांस ग्राम पंचायत की बैठकें हो रही हैं तो 2 बैठकों में कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। गलत करोगे, बेहोश होके आओगे, आत्मा परमात्मा को पसंद आएगी, तो ये तुम्हारी गलती है। आज की क्लास को ध्यान रखना इस क्वेश्चन की दृष्टि से कि ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य कितने से अधिक समय का अंतर नहीं हो सकता। तो ग्राम पंचायत की, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बेहोश मत होना वहां, ग्राम पंचायत की लगातार 2 बैठकों, लगातार 2 बैठकों के मध्य, बैठकों के मध्य कितने से अधिक, कितने से अधिक समय का अंतर नहीं, समय का अंतर नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे? 2 माह। यानी इसका क्या मतलब है, बाई चांस ग्राम पंचायत की आज एक बैठक हुई तो नेक्स्ट बैठक करने के लिए 2 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता, यानी 60 दिन से, ब्रैकेट में 60 डेज भी लिख दो, कहीं पता लगा डे के हिसाब से आ गया 60 दिन, ठीक है। यानी आज की बैठक और नेक्स्ट बैठक के बीच 60 डेज से ज्यादा का गैप आप नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे सर अभी आप कुछ और कह रहे थे, 4 बैठक होते हो, ग्राम सभा है, ये ग्राम पंचायत है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट आपका बनता ही बनता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे बेसिकली इनकी माह में एक बैठक होती ही होती है, ठीक है। लिखो सामान्यतः, इसके ब्रैकेट में, सामान्यतः माह में यानी 1 महीने में एक बैठक होती ही है इनकी जनरली, ठीक है। अब हमेशा नहीं, लेकिन बेसिकली ये अंतर आपको ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी इंपॉर्टेंट करना। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु गणपूर्ति का नंबर क्या है? कोरम क्या चाहिए? कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम इतने मेंबर की आप बैठक करवा सकें, तो उसी को कोरम बोलते हैं, गणपूर्ति। इसके लिए भी तय है, ग्राम सभा के लिए 1/5 बताया था टोटल सदस्य का, इसके लिए थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा नंबर कम कर दिया, इसके लिए 1/3 है, ठीक है। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति, गणपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत की बैठक हेतु गणपूर्ति, ये कोरम लिखो, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु गणपूर्ति, ये कितनी होती है? सदस्य संख्या का 1/3। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है सदस्यों का 1/3, जिसमें ग्राम प्रधान व उप प्रधान भी सम्मिलित होंगे। सदस्यों का 1/3, ब्रैकेट में लिखो प्रधान प्लस उप प्रधान सहित, उप प्रधान सहित। यानी सपोज किसी ग्राम पंचायत के 9 मेंबर हैं, उसका 1/3, इसमें ग्राम प्रधान भी है, इसका 1/3 यानी 3 मेंबर कम से कम आपके होने चाहिए, तभी आप इसकी क्या करा सकते हो? बैठक बुला सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने इंपोर्टेंट फैक्ट के अंदर अपने आप में रखना है, सदस्यों का 1/3 होता है। अगला आता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत व उसकी समितियों की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको होता है? तो नेक्स्ट आपने जो पॉइंट लिखना है तो वो लिख लीजिए, ग्राम सभा प्लस ग्राम पंचायत व उसकी समितियों की, यानी ग्राम सभा प्लस ग्राम पंचायत, और इनकी समितियां भी बनाई जाती है अलग अलग काम के लिए, ठीक है, प्लस उनकी समितियों, कमिटीज, समितियों की बैठक बुलाने व अध्यक्षता करने का अधिकार। वह अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये किसको करने का अधिकार है? प्रधान को। इस पॉइंट को भी आप लोग ने ध्यान रखना है। अब आता है ग्राम पंचायत की समितियों का गठन कब किया जाएगा? इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना। जो ग्राम पंचायत होती है इसके लिए समितियां बनती है इलेक्शन के 90 डेज के अंदर। जैसे कोई अपने पहला कार्यकाल कर रही है, 90 डेज यानी 3 मंथ के अंदर उसको समितियों का गठन करना होगा। तो अगला पॉइंट, आप अगला क्वेश्चन लिखो, ग्राम पंचायत की समितियों का गठन कितने समय में होना चाहिए? ग्राम पंचायत की
समितियों का गठन, समितियों का गठन। ये मैंने क्योंकि वन लाइनर इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये एक्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो आगे आपका संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ग्राम पंचायत की समितियों का गठन 90 दिनों के अंदर ठीक है, 90 डेज के अंदर आपको करना होगा, या 3 माह के अंदर आपका इसको क्या करना होगा, गठन करना होगा। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखो, ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव या सदस्य कौन होता है? बीपीडीओ, जिसका एग्जाम दे रहे हो आप लोग। ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव, पूर्णकालिक सचिव किसको बनाया जाता है? बीपीडीओ को, यानी विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को क्या बनाया जाता है? ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव, वीपीडीओ, ठीक है। आप लोग अगर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर इसका सचिव बन के रहोगे, किसका? ग्राम पंचायत का, ठीक है। आपकी तो जय जयकार हो जाएगी फिर ग्राम पंचायत में, क्योंकि आप वीपीडीओ से आप आगे कहेंगे, ठीक। तो वीपीडीओ इसका पूर्णकालिक क्या होता है? सचिव होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना। नेक्स्ट लिखना, ग्राम पंचायत के बजट, यानी इसका जो इनकम होती है, जो इसके एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको जैसे उसका जो प्रस्ताव होता है उसको किस बहुमत से पारित किया जाता है? वो सामान्य बहुमत से वो पास होता है। यानी पास का मतलब बजट पास नहीं। जैसे ग्राम पंचायत है, उसने कहा कि हमारा इनकम इतनी हो रही है, हमारी मतलब खर्च इतने हो रहे हैं, तो हमारा बजट लगभग इतने का बन रहा है, हम इसको भेजते हैं। तो वो नॉर्मल जो उनका बहुमत होगा, मेजोरिटी होगी, 10 मेंबर है तो 6 मेंबर उसको सहमत होने पर पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, ग्राम पंचायत के बजट का प्रस्ताव, बजट का प्रस्ताव पास होता है। प्रस्ताव, हाँ, बजट नहीं कह रहा हूं मैं, जो ये आपस में प्रस्ताव होता है इनके, तो लिखो सामान्य बहुमत, इनके सामान्य बहुमत से, जितने सदस्य हैं सामान्य बहुमत से, यानी सिंपल मेजॉरिटी से, आधे से एक ज्यादा सदस्य से कर लेंगे कि पास कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ग्राम पंचायत का बजट तैयार कराने का उत्तरदायित्व किसको होता है? वो होता है इसको ग्राम पंचायत के सचिव को। लिखो, ग्राम पंचायत के बजट को तैयार कराने का उत्तरदायित्व, ग्राम पंचायत के बजट को तैयार कराने का उत्तरदायित्व, किसको होता है? ग्राम पंचायत के सचिव को। ये तैयार करवाएगा, और इस बजट को जो अनुमोदन देगा, यानी अप्रूवल देगा, इसको जो पास करवाने का जिम्मा होगा, अप्रूव करवाने का जिम्मा होगा, वो किसका होगा? अपने आप में क्षेत्र पंचायत का। तो इसको भी इंपोर्टेंट करना, ग्राम पंचायत के बजट को, लास्ट इफेक्ट है आपका इसका, ठीक है। ग्राम पंचायत के बजट को अप्रूवल, यानी अप्रूव कराना है, यानी एक प्रकार का क्या करना है? अनुमोदित करना है। बजट को अनुमोदित कौन करता है? ये करता है क्षेत्र पंचायत। इसको क्या करता है? अनुमोदित करता है, ठीक है। तो ये थे आपके लगभग 20-25 जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं पहली क्लास के। कल भी इसी की वीडियो आएगी, हो सकता है परसों भी इसकी वीडियो आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि कल इसका एंड हो जाए। परीक्षा वाणी के स्तर पे जो दिया है आप उसको पढ़ लेना, और उसको आप कैसे पढ़ोगे? मैच करके पढ़ोगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिंक करके पढ़ोगे, तो ईजिली आपको क्या आ जाएगा? समझ आ जाएगा। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।